नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी के एक्सप्रेस शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। दुनिया का रहनुमा, लोकतंत्र का प्रहरी, आतंकवाद का दुश्मन और खुद को सुपर पावर मुल्क मानने वाले देश के लुट-पिट कर लौटने की दास्तां है। कोरिया के पहाड़ों से लेकर वियतनाम के जंगलों और मध्य पूर्व के तपते रेगिस्तानों तक अमेरिकी सेना की भूमिका हमेशा चर्चा और विवाद का केंद्र रही है। अक्सर यह बहस छिड़ती है कि इन लड़ाइयों का असली मकसद लोकतंत्र की रक्षा था या फिर अपने भू राजनीतिक दबदबे को बनाए रखना। अमेरिका का इतिहास सैन्य हस्तक्षेपों और रणनीतिक संघर्षों की एक लंबी गाथा रहा है। दुनिया भर के तमाम युद्धों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना अमेरिका की विदेश नीति का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अमेरिका का दूसरे देशों में दखलंदाज और भूमिका को लेकर सवाल अमेरिका के भीतर और बाहर दोनों जगह भी उठते रहे हैं। कोरिया युद्ध में मारे गए 33,000 से ज्यादा यूएस सोल्जर्स 25 जून नॉर्थ कोरिया पीपल जमी यानी बक 75,000 सोल्जर्स 38 पैरेलल को क्रॉस करके साउथ कोरिया पर आक्रमण कर देते हैं और यहीं से कोल्ड वॉर की पहली मिलिट्री तस्सेल की शुरुआत होती है। इसकी इंटेंसिटी को देखकर ऐसा लगता है कि मानो इसको तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहां एक तरफ था नॉर्थ कोरिया जिसको यूएसएसआर का सपोर्ट हासिल था, तो दूसरी तरफ साउथ कोरिया जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। कोल्ड वॉर एशिया में कोरियन पेनिनसुला के बीच से होकर गुजारा रहा था। सोवियत संघ चाहता था कि कम्युनिज्म नॉर्थ कोरिया से आगे बढ़कर जापान, साउथ ईस्ट एशिया और बाकी पूरे एशिया में फैल जाए, लेकिन अमेरिका को यह किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। अमेरिका और यूएसएसआर की इसी जद्दोजहद का नतीजा हमें सबसे पहले कोरियन वॉर के रूप में देखने को मिला। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिए और जापान इस न्यूक्लियर हमले से पूरी तरह टूट गया। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने सरेंडर कर दिया और ये वॉर खत्म हो गई। जापान को कोरियर समेत अपनी सभी कॉलोनी को छोड़ना पड़ा। अब कोरिया जापान के चंगुल से तो आजाद हो गया, लेकिन उसके लिए तो असली युद्ध अब शुरू होने जा रहा था। असल में जैसे ही जापान ने कोरिया में सरेंडर किया, वैसे ही सोवियत संघ ने नॉर्थ की तरफ से और अमेरिका ने साउथ की तरफ से आकर इसको कैप्चर कर लिया। इन दोनों ने अपनी सहमति से इस पेनिनसुला को 38 पैरेलल के अगेंस्ट दो हिस्सों में बांट दिया। नॉर्थ वाला हिस्सा सोवियत और साउथ वाला अमेरिका के पास चला गया। ये केवल 5 सालों के लिए एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया, कमीशन के हाथों में सौंप दिया गया। 1943 में हुई गए कॉन्फ्रेंस में ही यह तय कर लिया गया था कि 5 साल बाद कोरिया को आजाद कर दिया जाएगा। 1948 में नॉर्थ कोरिया यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया और साउथ कोरिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से दो अलग-अलग नेशंस में डिवाइड हो गए। नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म की सपोर्टर किम एल-sun और साउथ कोरिया में कैपिटलिज्म की सपोर्टर सिन्हा मैन रे प्रेसिडेंट बने। इन दोनों ही लीडर्स को अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा जानबूझकर चुना गया था और दोनों ने ही इन लीडर्स को अपने अपने रीजन्स में हीरो की तरफ प्रमोट किया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की मदद के लिए सेना भी भेजी। माना जाता है कि करीब 17,89,000 अमेरिकी सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया। एक आंकड़े के मुताबिक 33,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। वियतनाम संघ 20 सालों तक चली जंग 2,000 टन बम गिराए। 1955 में उत्तरी वियतनाम ने जब दक्षिणी भाग पर सैन्य जमावड़ा शुरू किया, तो अमेरिका ने कम्युनिज्म के फैलने से रोकने के लिहाजे से सैन्य कार्रवाई छेड़ दी। 1967 तक वियतनाम में अमेरिकी फौजियों की संख्या 5 लाख को पार कर गई, लेकिन 1969 आते आते घरेलू दबाव की वजह से अमेरिकी ने वियतनाम से बाहर निकलने का मन बना लिया।
20 सालों की जंग के दौरान कई बार संधि पर समझौते हुए और सब बेकार हो गए। 1972 में अमेरिका और उत्तरी वियतनाम के बीच एक बार फिर बातचीत हुई और वो भी बेनतीजा रही। अमेरिकी सैनिकों पर बमबारी के बाद उसने भी अपने B-52 विमान को मैदान में उतार दिया था। अमेरिका के 200 B-52 विमानों ने 12 दिनों के भीतर उत्तरी वियतनाम पर 2000 टन बम गिराए थे। इसे अमेरिकी वायुसेना का अब तक का सबसे भीषण और चौंकाने वाला हमला माना जाता है, जिसे ऑपरेशन लाइनरबैकर द्वितीय का नाम दिया गया था। जनवरी 1973 में पेरिस में अमेरिका, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम व वियतकॉन्ग के बीच एक शांति समझौता हुआ। इसी समझौते की आड़ में अमेरिकी वियतनाम से अपनी सेना हटाना चाहता था। इसके बाद वियतनाम में भी वही हुआ जैसा कि एक साल पहले अफगानिस्तान में देखने को मिला। अमेरिकी फौज के पूरी तरह से निकलने से पहले ही 29 मार्च 1973 को उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम पर हमला बोल दिया। 2 साल बाद 1975 में 30 अप्रैल को कम्युनिस्ट वियतनाम की फौज साइगोन में घुस गई और वहां बचे अमेरिकियों को आनन फानन में भागना पड़ा। इराक युद्ध एक रणनीतिक भूल 1990 और 2003 के इराक युद्ध अमेरिकी विदेश नीति के 2 सबसे अलग और विवादास्पद अध्याय हैं। जहां पहला युद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहमति पर आधारित था, वहीं दूसरा युद्ध अधूरे तथ्यों और अति महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ गया। 1990 के खाड़ी युद्ध में सद्दाम हुसैन के कुवैत पर कब्जे के बाद इराक पीछे नहीं हटा और अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। इसका खर्च अरब देशों ने भी उठाया। लेकिन साल 2003 में जॉर्ज बुश प्रशासन ने 2003 में इराक पर अटैक किया। कहा गया कि सद्दाम के पास सामूहिक विनाश के हथियार है और उसके अल कायदा से भी रिश्ते बताए गए। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं निकला। जानकारों का मानना है कि ISIS, इस्लामिक स्टेट, की जड़ें इसी युद्ध के बाद फैली अराजकता में थीं। इस युद्ध ने न केवल इराक को बर्बाद किया, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव को बढ़ा दिया, जिसे अमेरिका अपना सबसे बद्धा प्रतिद्वंदी मानता है। अफगानिस्तान से लुटपिट कर पहली फुर्सत में रुखसत 2 दशकों तक अफगानिस्तान में सैन्य अभियान छेड़ने वाले अमेरिका ने साल 2021 में वहां के हालात से पल्ला झाड़ लिया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की हड़बड़ी में हुई वापसी के बाद पैदा हुए हालात ने लोगों को 1975 के वियतनाम युद्ध की याद दिला दी है। पूर्वी एशिया के इस देश में अमेरिका कम्युनिज्म के खात्मे के दाखिल तो हुआ, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि उसे उल्टे पांव भागना पड़ा। 29 फरवरी 2020 को दुनिया की एक बड्ढी ताकत, दुनिया के दरोगा की हैसियत रखने वाला अमेरिका ने दुनिया के एक छोटे से भूभाग में तालिबान के आगे घुटने टेक दिए। अमेरिका और तालिबान के बीच शांति समझौते पर मुहर लग गई। समझौते के बाद अमेरिका का लक्ष्य होगा कि वो 14 महीने के अंदर अफगानिस्तान से सभी बलों को वापस बुला ले। 14 अप्रैल को अमेरिका सेना की वापसी का ऐलान किया गया था। उसके बाद अब 15 अगस्त को यानी 124 दिनों में तालिबान ने अफगान सरकार को घुटनों पर ला दिया। तालिबान ने ही फिर काबुल की सत्ता पर कब्जा कर लिया। माना जाता है कि इस युद्ध में $2.313 ट्रिलियन खर्च हुए और 2,43,000 लोगों की जान गई। इसके अलावा अमेरिका ने खुद को सोमालिया, यमन और लीबिया जैसे युद्धों के बीच भी खुद को पाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने प्रचार के दौरान कहा था कि वो अंतहीन युद्धों के खिलाफ है, लेकिन अब लगता है कि उनकी अगुवाई में अमेरिका ऐसे ही एक युद्ध में फिर उलझ गया है, जहां से निकासी का रास्ता भी नहीं दिख रहा। जहां खाड़ी युद्ध ने उसकी सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया, वहीं वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे संघर्षों ने यह साबित कर दिया कि केवल आधुनिक हथियारों के दम पर किसी देश की विचारधारा या जमीनी हकीकत को नहीं बदला जा सकता। अंततः ये युद्ध न केवल अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बोझ बने, बल्कि दुनिया भर में उसकी नैतिक साख पर भी एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ गए हैं। आज भी यह सवाल बरकरार है कि क्या अमेरिका दुनिया का चौकीदार बनने की कोशिश में खुद को और दुनिया को और अधिक संकट में डाल रहा है। इसके लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखते रहे प्रभा साक्षी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।